21 मार्च 2009 की रात जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हफरूड़ा जंगलों में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। यहाँ भारतीय सेना आतंकवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चला रही थी। परिस्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण थीं। चारों तरफ से भीषण गोलीबारी हो रही थी, लेकिन ऐसी कठिन परिस्थितियों में एक युवा अधिकारी ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व संभाला। वह लगातार अपनी टीम को दिशा निर्देश दे रहे थे और साथ ही दुश्मनों पर जवाबी हमला भी कर रहे थे। दुश्मनों की कुछ गोलियां उनके शरीर को लहूलुहान कर रही थीं, लेकिन उनके हौसले को नहीं तोड़ सकी। वह बिना रुके लगातार आगे बढ़ते रहे। उनका केवल एक ही लक्ष्य था, अपने मिशन को हर हाल में पूरा करना और अपने हर एक साथी को सुरक्षित वापस निकालना। हम जिस अधिकारी की बात कर रहे हैं वह थे मेजर मोहित शर्मा, प्रथम पैरा स्पेशल फोर्सेस, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर भी अपने कर्तव्य को सर्वोच्च रखा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी। इसे समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, गाजियाबाद के उस छोटे से घर में जहाँ मेजर मोहित शर्मा का बचपन बीता। यहीं से शुरू हुई थी उनकी असली यात्रा। मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ। उनके पिता राजेंद्र प्रसाद शर्मा रेलवे में कार्यरत थे और मां सुशीला शर्मा हाउसवाइफ थीं। मोहित 2 भाइयों में छोटे थे। उनके बड़े भाई का नाम मधुर शर्मा था। घर में सभी लोग मोहित को प्यार से चिंटू कहकर बुलाते थे। मोहित की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के मानव स्थल स्कूल से हुई। 5वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए साहिबाबाद के होली एंजल स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद उनका परिवार गाजियाबाद शिफ्ट हो गया। वहां मोहित ने डीएवी स्कूल से आगे की पढ़ाई पूरी की। वर्ष 1995 में उन्होंने 12वीं कक्षा की परीक्षा पास की। बचपन से ही उनके मन में भारतीय सेना के प्रति गहरी लगन थी और उनके घर के माहौल में भी यही प्रेरणा थी। उनके बड़े भाई ने भी एनडीए की परीक्षा दी थी। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली थी, लेकिन मोहित का इरादा अडिग था। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही 1995 में एनडीए की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में सफल हो गए। साल 1995 में मेजर मोहित ने पुणे में स्थित नेशनल डिफेंस अकादमी एनडीए में प्रवेश लिया। एनडीए में ही उन्होंने खुद को हर मायने में साबित करना शुरू किया था। यहाँ उन्होंने सिर्फ फौजी ट्रेनिंग ही नहीं ली, बल्कि खेल, अनुशासन और नेतृत्व में भी खुद को साबित किया। हर जगह उनका नाम सबसे आगे रहता था। उस दौर के सबसे बेहतरीन कैडेट्स में मेजर मोहित शर्मा का नाम आता था। वो अपने साथियों के बीच माइक नाम से मशहूर हो गए, क्योंकि वे माइकल जैक्सन के फैन थे और माइकल जैक्सन के डांसिंग स्टाइल से भी बहुत प्रभावित थे। उनके दोस्त बताते हैं कि जब भी उन्हें ट्रेनिंग के बीच में खाली समय मिलता, तभी वह माहौल को हल्का करने के लिए डांस करने लगते या फिर किसी की मिमिक्री कर कर सबको हंसा देते थे। एनडीए ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने खुद को खेल कूद और अन्य चीजों में साबित किया। वह घुड़सवारी में चैंपियन थे और उनके पसंदीदा घोड़े का नाम इंदिरा था। वह उस घोड़े से इतना लगाव करते थे कि उसी घोड़े पर सवार होकर हर प्रतियोगिता में भाग लेते थे। घुड़सवारी उन्होंने उस समय के जाने माने अफसर कर्नल भवानी सिंह से सीखी। इसके अलावा वह बॉक्सिंग में भी बेहतरीन प्रदर्शन करते थे और हर टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन शानदार रहता। तैराकी में भी उनका नाम हमेशा बेहतरीन कैडेट्स में गिना जाता था। मतलब यह है कि वह खेल और ट्रेनिंग दोनों में हर बार अपने साथियों से आगे निकल जाते थे। उनकी यही खूबियां उन्हें बाकियों से खास बनाती थीं। एनडीए का सफर पूरा करने के बाद मेजर मोहित शर्मा इंडियन मिलिट्री अकादमी पहुंचे, जो कि देहरादून में है। यहाँ भी उनकी मेहनत और काबिलियत सबके सामने आई। उनकी काबिलियत को देखते हुए ही उन्हें मिलिट्री अकादमी में बीसीए यानी बटालियन कैडेट एडजुटेंट की जिम्मेदारी दी गई। ये जिम्मेदारी किसी भी कैडेट को मिलना कोई आम बात नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी केवल उन्हीं चुनिंदा कैडेट्स को ही मिलती है जो कैडेट्स सबसे ज्यादा अनुशासित होते हैं। आईएमए के दौरान ही उन्हें उस दौर के राष्ट्रपति केआर नारायणन से मिलने का मौका भी मिला। 11 दिसंबर 1999 का दिन उनके जीवन का एक ऐतिहासिक दिन था। इस दिन वे आईएमए से पास आउट होकर भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त कर लेफ्टिनेंट बने और उनकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में स्थित 5वीं बटालियन द मैसूर रेजिमेंट में हुई थी। यहीं से उनकी आधिकारिक फौजी जिंदगी की शुरुआत हुई। लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी यूनिट को कश्मीर भेज दिया गया, जहां उन्हें 38वीं राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात किया गया।
उस समय कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था। 1990 के दशक में वहां भारतीय सेना लगातार आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही थी, परंतु जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन मेजर मोहित शर्मा जैसे जवानों ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाली। साल 2002 में उन्होंने ऑपरेशन रक्षक के तहत कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें साल 2002 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन मेडल से नवाजा गया। ये उन्हें मिलने वाला उनका पहला सेना मेडल था। जब उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया, उस समय मेजर मोहित शर्मा मात्र 24 साल के थे। इतनी कम उम्र में यह उपलब्धि मिलना उनकी बहादुरी और समर्पण का सबूत है। लेकिन मेजर मोहित शर्मा का सपना यहीं पूरा नहीं होता था। उनका असली सपना था पैरा कमांडो बनना। पैरा स्पेशल फोर्सेस भारतीय सेना की सबसे खतरनाक और एलीट यूनिट मानी जाती है। 3 साल की सर्विस पूरी होने के बाद उन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ाया। पैरा स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग बेहद ही कठिन होती है और कई लोग इसे बीच में छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मेजर मोहित शर्मा ने इस कठिन ट्रेनिंग को जून 2003 में सफलतापूर्वक पूरा किया और 21 पारा स्पेशल फोर्सेस में शामिल हो गए। अब उनकी पोस्टिंग ऐसे इलाकों में होने लगी जहां उन्हें सीधे आतंकवादियों से मुकाबला करना होता था। ये काम जानलेवा था, लेकिन मेजर मोहित जैसे बहादुर के लिए यह गर्व की बात थी। इस दौरान उन्हें 11 दिसंबर 2003 को प्रमोशन भी मिला और वह कैप्टन बन गए। उनके भाई बताते हैं कि इसी समय से मेजर मोहित शर्मा ने अपनी दाढ़ी और लंबे बाल रखने शुरू कर दिए थे। ये कोई फैशन नहीं था, बल्कि उनकी ड्यूटी का हिस्सा था। उन्हें पता था कि अब कश्मीर में ऑपरेशन और भी कठिन होंगे और सीक्रेट मिशंस के लिए उनका यह रूप काम आएगा। साल 2004 भारतीय सेना और पारा स्पेशल फोर्सेस के लिए एक यादगार वर्ष साबित हुआ। इसी वर्ष मेजर मोहित शर्मा ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, लेकिन यह पूरी तरह सच्चाई पर आधारित था। उस समय कश्मीर घाटी आतंकवाद की भीषण आग में झुलस रही थी। हर दिन कहीं न कहीं गोलियों की तड़तड़ाहट, बम धमाकों की गूंज और निर्दोष लोगों की मौत की खबरें आती रहती थीं। भारतीय सेना लगातार आतंकवाद रोधी अभियान चला रही थी, मगर हालात पूरी तरह काबू में नहीं आ पा रहे थे। लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिद्दीन जैसे आतंकी संगठन सक्रिय थे और अक्सर भारतीय सेना पर घात लगाकर हमले किया करते थे। भारतीय सेना को खुफिया रिपोर्ट्स से पता चला कुछ आतंकी सोपियां के जंगलों में छिपे हुए हैं। तब भारतीय सेना ने ठान लिया कि अब इस आतंकी नेटवर्क को हर हाल में तोड़ना होगा। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच भारतीय सेना की पारा स्पेशल फोर्सेस के एक वीर जवान को सोपियां के इलाके में तैनात किया गया। ये जवान कोई साधारण सैनिक नहीं था, बल्कि वह ऑफिसर थे मेजर मोहित शर्मा, जिनका नाम बाद में भारतीय सेना के इतिहास में हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। मार्च के महीने में सेना को एक बेहद अहम खबर मिली। सोपियां की पहाड़ियों में हिजबुल मुजाहिद्दीन के 2 बड़े आतंकी अबू तराह और अबू सब्जर डेरा जमाए बैठे हैं। ये वही आतंकी थे जिनकी तलाश सेना को लंबे समय से थी, क्योंकि घाटी में यही दोनों आतंक और डर का माहौल बना रहे थे। कश्मीर घाटी में इनका नेटवर्क बेहद मजबूत था। इन दोनों की जानकारी मिलते ही मेजर मोहित शर्मा ने एक सटीक योजना तैयार की। सबसे पहले उन्होंने उस पूरे इलाके को चारों तरफ से सेना की टुकड़ियों से घेर लिया, ताकि आतंकियों के पास भागने का कोई रास्ता न बचे। और साथ ही पास की पहाड़ियों पर भी सैनिकों को तैनात कर दिया गया, ताकि आतंकियों की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। जब ये पूरी तरह से पक्का हो गया कि आतंकी वहीं छिपे हुए हैं, तब मेजर मोहित शर्मा ने अपने सैन्य करियर का सबसे साहसी निर्णय लिया। उन्होंने समझ लिया कि सीधे हमले से इन आतंकियों को खत्म करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वे बेहद चालाक थे और सारे इलाके को अच्छी तरह से जानते थे। अगर सेना सीधे इन आतंकियों पर गोलीबारी शुरू कर देती तो कई आतंकी बचकर भाग सकते थे। इसलिए मेजर मोहित शर्मा ने एक नई कहानी बनाई। इस कहानी के केंद्र में एक काल्पनिक किरदार था, इफ्तेखार भट्ट। ये किरदार मेजर मोहित शर्मा ने खुद ही बनाया था और उसकी पहचान भी खुद ही धारण की। कहानी यह थी कि 3 साल पहले भारतीय सेना ने इफ्तेखार के भाई को मार दिया था और तब से वह अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। अब वह सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और आतंकियों से जुड़ना चाहता है। यह कहानी बेहद बारीकी से तैयार की गई थी। हर सवाल का जवाब सोचा गया था।
मेजर मोहित शर्मा ने अपनी बोली, हाव भाव और पहनावा तक बदल लिया। अब वह बिल्कुल एक साधारण कश्मीरी युवक लगते थे, ताकि उन पर कोई शक न कर सके। जब आतंकियों को यह खबर मिली कि एक ऐसा लड़का है सेना से नफरत करता है और उनके साथ मिलकर बदला लेना चाहता है, तो अब्बू तराह और अब्बू सब्जर ने उसे अपने पास बुलाने का फैसला किया। इस तरह मेजर मोहित शर्मा इफ्तेखार भट्ट बनकर उनसे मिले। बड़ी सहजता से उन्होंने अपनी बनाई हुई कहानी सुनाई, कैसे सेना ने उसके भाई को मारा, कैसे वह तब से अकेला भटक रहा है और अब वह सेना का खून बहाना चाहता है। आतंकियों को यह कहानी सच्ची लगी। उन्हें लगा कि यह युवक उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। यहीं से शुरू हुआ 12 दिनों का वह सफर, जो भारतीय सेना के इतिहास का एक अनोखा अध्याय बन गया। इन 12 दिनों में मेजर मोहित शर्मा ने आतंकियों के साथ रहकर उनका विश्वास जीत लिया। वे उन्हें ऐसी योजनाएं सुझाते कि किस तरह से सेना की गश्ती टुकड़ियों पर हमला किया जा सकता है। उनकी योजनाएं इतनी वास्तविक लगती थीं कि आतंकवादी उनसे प्रभावित होते चले गए। लेकिन अब्बू तराह के मन में अब भी शंका बाकी थी। वह सोचता था कि इस नए लड़के को सेना की इतनी गुप्त जानकारी आखिर कैसे मालूम हो सकती है। मार्च के महीने की एक ठंडी शाम, सोफियान की पहाड़ियों पर आतंकवादी अपने ठिकाने पर बैठे हुए थे। इफ्तेखार यानी मेजर मोहित शर्मा उस समय उनके लिए कहवा बना रहे थे। वह किचन से बाहर आए, उनके हाथों में कप थे। उन्होंने कप सामने रखे और सबके साथ बैठकर बातें करने लगे। इसी बीच अचानक से अब्बू तराह ने मेजर मोहित शर्मा की तरफ देखा और पूछा, आखिर तू है कौन? तेरी असली पहचान क्या है? मेजर मोहित शर्मा ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें पहले ही अपनी पूरी कहानी बता चुका हूं। अगर तुम्हें अब भी मुझ पर शक है तो मुझे गोली मार दो, लेकिन याद रखना, मैं अपना बदला लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। उनकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि एक पल को आतंकवादी भी उलझ गए। अब्बू तराह ने अब्बू सब्जर की ओर देखा, जैसे राय मांग रहा हो, लेकिन उसी क्षण मेजर मोहित शर्मा ने बिजली की गति से अपनी कमर पर बंधी रिवॉल्वर निकाली और चंद सेकंड में ही अब्बू तराह और अब्बू सब्जर दोनों को 4 गोलियां मार दी और दोनों वहीं ढेर हो गए। इस अद्वितीय साहस और सूझबूझ के लिए उन्हें साल 2004 में सेना मेडल से सम्मानित किया गया। उस समय तक उनकी शादी आर्शिमा शर्मा से हो चुकी थी। ऑपरेशन खत्म करने के कुछ समय बाद मेजर मोहित शर्मा छुट्टी लेकर अपने घर लौट रहे थे। उनके परिवार वाले रेलवे स्टेशन पर उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब मेजर शर्मा ट्रेन से उतरे तो उनके परिवार वाले उन्हें पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि उनका हुलिया पूरी तरह बदल चुका था। उनके घर वाले उन्हें पहचानने की बजाय प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देख रहे थे, लेकिन मेजर शर्मा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ देर तक वे मुस्कुराते हुए खड़े रहे, फिर धीरे से हंसकर बोले, क्या हुआ भाई, अपना बेटा पहचान में नहीं आ रहा? 2005 से 2006 तक मेजर मोहित शर्मा को बेलगाम, कर्नाटक में कमांडो विंग में इंस्ट्रक्टर बनाया गया। यहाँ भारतीय सेना के चुनिंदा जवान कमांडो ट्रेनिंग लेने आते हैं। मेजर शर्मा यहाँ 2 साल तक कार्यरत रहे। इसके बाद 2008 में उन्हें दोबारा कश्मीर भेजा गया। उस समय घाटी में आतंकवाद का दबाव फिर से बढ़ रहा था। सेना का ऑपरेशन रक्षक जारी था और उन्हें वहां काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस की जिम्मेदारी मिली। अब आता है साल 2009। यही वह साल था जिसने मेजर मोहित शर्मा को हमेशा हमेशा के लिए भारतीय इतिहास में अमर कर दिया। फरवरी महीने में मेजर शर्मा की भतीजी का जन्मदिन था, लेकिन तभी उनकी यूनिट के एक जूनियर अधिकारी के भाई की मृत्यु हो जाती है। आतंकियों की बढ़ती गतिविधियों की वजह से उस अधिकारी को छुट्टी नहीं मिल पाती। जब यह खबर मेजर शर्मा को पता चलती है तो उन्होंने बिना कोई देर किए अपने कमांडिंग ऑफिसर से कहा, आप मेरी छुट्टी कैंसिल कर दें और इस अधिकारी की छुट्टी तुरंत मंजूर कर दें। यह घटना दर्शाती है कि मेजर शर्मा हमेशा अपनी टीम का ध्यान रखते थे। साल 2009 में मेजर शर्मा और उनकी टीम कुपवाड़ा में तैनात थी। मेजर शर्मा अपनी टीम को एक ऑपरेशन के बारे में जानकारी दे रहे थे। तभी सेना को एक महत्वपूर्ण खबर मिलती है कि करीब 10 आतंकी कुपवाड़ा के घने जंगलों में छिपे बैठे हैं। उसी समय मेजर शर्मा के पास सेक्टर कमांडर का फोन आता है। मेजर शर्मा बिना समय नष्ट किए अपनी टीम को हफूड़ा की ओर चलने का आदेश देते हैं। अगले ही दिन की सुबह मेजर शर्मा अपनी टीम के साथ हफूड़ा के घने जंगलों में प्रवेश करते हैं। मेजर शर्मा ने अपनी टीम को 8-8 के हिसाब से 3 समूहों में विभाजित किया। एक टुकड़ी का नेतृत्व खुद मेजर शर्मा कर रहे थे, दूसरी टुकड़ी का नायब सूबेदार उत्तम चंद और तीसरी टुकड़ी का नेतृत्व हवलदार राकेश खंडेलवाल कर रहे थे।
जब मेजर शर्मा की टीम आतंकियों के पैरों के निशान बर्फ में देखकर आगे बढ़ना शुरू करती है कि तभी अचानक से आतंकियों ने मेजर शर्मा की टीम पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मेजर शर्मा की टीम को आतंकियों ने चारों तरफ से घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। इसी बीच मेजर शर्मा ने देखा उनकी टुकड़ी के 4 सैनिकों को गोली लग चुकी है। ये देखते ही मेजर शर्मा तुरंत जमीन पर रेंगते हुए अपने घायल साथियों के पास जाते हैं और एक एक करके अपने साथियों को सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। मेजर शर्मा अपनी टीम को आदेश देते हैं कि सभी जवान पेड़ या पत्थर के पीछे अपने आप को कवर कर लें। वे तुरंत रेडियो पर हवलदार राकेश को निर्देश देते हैं कि वे छोटी पर पहुंचकर आतंकियों पर गोली बरसाए। हवलदार बिना समय गंवाए अपनी टुकड़ी को 2-2 की जोड़ी में बांटकर आतंकियों पर गोली दागने लगते हैं। इसी बीच एक गोली उनकी जांघ पर लग जाती है। हवलदार तुरंत अपना कॉम्बैट पटका निकालकर घाव पर बांध लेते हैं और लड़खड़ाते हुए एक हाथ से ही आतंकियों पर फायरिंग जारी रखते हैं। मेजर शर्मा अब अपने साथियों को और थोड़ा पीछे जाकर कवर लेने का आदेश देते हैं। जैसे ही उनके साथी पीछे जाना शुरू करते हैं, मेजर शर्मा उनको कवर देने के लिए आतंकियों पर फायरिंग करने लगते हैं। जब हवलदार राजीव ने उन्हें खुद भी कवर में आने को कहा तो मेजर शर्मा बोले, मैं बाद में आऊंगा, पहले तुम जाओ। तभी आतंकी की एक गोली मेजर शर्मा के एक हाथ में लग जाती है, पर वे अपने घाव की चिंता के बिना आतंकियों पर फायरिंग करते रहते हैं ताकि उनकी टीम एक सुरक्षित जगह पर जा सके। मेजर शर्मा ने लांस नायक सुभाष को मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर से फायरिंग का आदेश दिया, लेकिन लांस नायक सुभाष पहले ही घायल हो चुके थे। फिर मेजर शर्मा खुद आगे बढ़े, एमजेल उठाया और आतंकियों पर 6 ग्रेनेड दाग दिए, जिससे 4 आतंकियों की मौत हो गई। लेकिन जैसे ही मेजर शर्मा अपनी टीम के पास लौट रहे थे, उसी समय एक गोली उनके सीने के बाईं ओर आकर लगी। गोली लगने के बावजूद मेजर शर्मा ने हिम्मत नहीं खोई। उन्होंने तुरंत अपने साथियों से कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये मामूली सा घाव है, तुम लोग फायरिंग जारी रखो। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी मेजर शर्मा लगातार आतंकियों पर गोलियां बरसाते रहे। उनका शरीर खून से भीग रहा था, मगर उनका हौसला कम नहीं हुआ और उनकी सांसें लगभग थम चुकी थीं। पर तब भी मेजर मोहित शर्मा को अपनी जरा सी भी चिंता नहीं थी। वो बस एक ही बात कह रहे थे, मैं ठीक हूं, तुम बाकियों का ख्याल रखो। फिर मेजर मोहित शर्मा को श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल में ले जाया जाता है। लगभग पूरी रात ऑपरेशन चलता है, लेकिन अत्यधिक खून निकलने के कारण मात्र 31 वर्ष की आयु में मेजर मोहित शर्मा शहीद हो जाते हैं। उधर जंगल में जब बचाव टीम पहुंची तो पाया गया कि कुल 12 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन मेजर मोहित शर्मा समेत 8 वीर जवान भी शहीद हो गए। ऑपरेशन खत्म होने के बाद यह पता चलता है कि उन आतंकियों में से एक के पास हाई जूम वाली स्नाइपर गन थी। उसी के कारण जब भी हमारे जवान कवर से बाहर निकलते तो वह आतंकी उन्हें अपनी गोली का निशाना बना देता था। मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत 15 अगस्त 2009 को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी तत्कालीन मेजर रेशिमा ने इसे राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के हाथों स्वीकार किया था। गाजियाबाद में एक सड़क और मेट्रो स्टेशन मेजर मोहित शर्मा के नाम पर बने हैं। उनके परिवार ने उनके नाम पर एक ट्रस्ट भी बना रखा है। हम सब नमन करते हैं उन वीर जवानों को जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर देश की सेवा में अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। मेजर मोहित शर्मा के बलिदान को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं है, लेकिन हम उनकी यादों को संजोकर, उनकी कहानियों को सुनाकर और उनके साहस को सम्मान देकर उन्हें हमेशा जीवित रख सकते हैं। मेजर मोहित शर्मा अमर रहे। जय हिंद।